हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चन टेक्निकल मीन्स इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे, जिसमें इंक्लूडेड थे हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड इंडिया जीके। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तथा साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो 40 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। दी गई छवि क्या दर्शाती है। तो एक चित्र दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ एरो है और कुछ बीच में आदमी खड़े हुए हैं। तो इस तरह का जो चित्र होता है वो इंडिकेट करता है असेंबली की, मतलब यहाँ पे असेंबली होनी, मतलब यहाँ पे हमें एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे लोगों को इकट्ठा होना है, तो उसे हम बोलते हैं असेंबली पॉइंट। मान लो कंपनी में कहीं पे आग लग गई तो कंपनी में पहले ही प्री डिसाइडेड कोई प्लेस होता है कि वहाँ पे हमें जाके इकट्ठा होना है, तो एक असेंबली पॉइंट बना दिया जाता है किसी भी क्षेत्र के अंदर। तो वो जो चित्र है वो ये इंडिकेट कर रहा है असेंबली पॉइंट को। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज इन क्लास डी फायर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लास डी की आग में आता है। तो जो कम्बस्टिबल मेटल होती है या दहनशील जो धातु होती है वो क्लास डी फायर के मटेरियल के अंदर आती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कम्बस्टिबल मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए हैजार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक खतरे का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो हैजार्ड का मतलब क्या होता है, एक अच्छे से अगर एक बताया जाए तो असुरक्षित काम करने की स्थिति है या अनसेफ वर्किंग कंडीशन, ये मतलब होता है हैजार्ड का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फॉल प्रोटेक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण उद्योग के लिए फॉल प्रोटेक्शन का एक प्रकार है। तो जो सस्पेंशन टाइप होता है ऑफ फॉल प्रोटेक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो सस्पेंशन टाइप यूज किया जाता है वो फॉल प्रोटेक्शन के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द सिंबल इंडिकेट। तो एक चित्र दिया गया है, तो ये सिंबल है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो दो तरह की प्रोजेक्शन होती है, एक होती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एक होती है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ये जो सिंबल और चित्र दिया गया है ये इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चिन्ह क्या दर्शाता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को यह चित्र दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाफ स्केल इन द ड्राइंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्राइंग का आधा पैमाना है। तो 1:2 या 1:2 है, वो इंडिकेट करता है हाफ रेशियो को किसके अंदर, ड्राइंग के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द ISO स्टैंडर्ड साइज फॉर A1 सीट। A1 सीट के लिए ISO का जो मानक परिमाण है वो क्या है। ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो A0 का जो साइज़ होता है वो होता है 841 गुणा में 1189। तो आपको यही याद करना है। अगर आपको A1 का निकालना है, A2 का निकालना है, A3 का निकालना है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो आपको करना क्या होता है कि जो लास्ट का डिजिट होता है उसको 2 से
डिवाइड करना होता है। जब जो 2 से डिवाइड करेंगे और राउंड ऑफ के अंदर लेना है, मतलब अप्रोक्सीमेट लेना है। जब हम 1189 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 594, और मल्टीप्लाई किससे कर देना, जो इस तरफ दिया हुआ है। इसी तरीके से हमें A2 का निकालना, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 594। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ हमें पूछा गया है A1 का साइज, तो A1 का साइज कितना हो जाएगा 594 गुना में 841। तो ऐसे ही हमें कोई साइज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल A0 का याद रखना। A0 का होता है 841 गुना में 1189। लास्ट डिजिट को या लास्ट अंक को हमें 2 से डिवाइड करना है, राउंड ऑफ लेना है और पहले अंक को पीछे लिख देना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइट टू विड्थ रेशियो ऑफ कैपिटल लेटर इन द ड्राइंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्राइंग में कैपिटल लेटर की ऊंचाई में चौड़ाई का अनुपात होता है। तो जैसा कि हम ड्राइंग जब बनाते हैं, जो कैपिटल अक्षर लिखते हैं कैपिटल A से Z तक, तो उसका जो हाइट टू द विड्थ रेशियो होता है वो होता है 10:6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। Next question is which one of the following instrument is used to combine the function of t square, set square, scale and protractor। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल एंड प्रोटेक्टर के कार्यों को संयोजित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय एक स्केल का यूज़ करते हैं या एक ड्राफ्टर यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर के अंदर क्या क्या होते हैं, टी स्क्वायर भी होती है, सेट स्क्वायर भी होती है, स्केल भी होता है और प्रोटेक्टर भी होता है। वो सारा ही एक संयुक्त इकाई होती है एक तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं मिनी प्रोटेक्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर द ड्राइंग। ड्राइंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। तो जो प्रोजेक्शन सिंबल्स होते हैं वो ड्राइंग के लिए बहुत ही समझना, ड्राइंग बनाने से पहले जो उसके जो सिंबल है उनको समझना बहुत ही आसान होता है। तो जो प्रोजेक्शन सिंबल इज़ मैंडेटरी फॉर द ड्राइंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इनके बिना हम ड्राइंग को नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू शोज बोथ द विड्थ डायमेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोग्राफी दृष्टिकोण का युग्म चौड़ाई के दोनों आयाम प्रदर्शित करता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी जब हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं तो उसके 3 व्यू बनाए जाते हैं, फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू। लेकिन यहाँ एक पेयर पूछा गया है ऑर्थोग्राफिक व्यू का, शोज द बोथ द विड्थ ऑफ द डायमेंशन। तो वो होता है फ्रंट एंड टॉप, सामने और ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निकल ड्राइंग थ्रू ए वर्टिकल स्लाइस ऑफ स्पेस। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष के एक ऊर्ध्वाधर टुकड़ा के माध्यम से एक तकनीकी ड्राइंग है। तो जो सेक्शन ड्राइंग होती है, सेक्शनल ड्राइंग इज ए टेक्निकल ड्राइंग थ्रू ए वर्टिकल स्लाइस ऑफ द स्पेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। एक इमेज दी गई है, वो क्या इंडिकेट कर रही है। तो ये दिया गया है कि वेनिस पॉइंट लेफ्ट एंड वेनिस पॉइंट राइट। तो एक उसका लेफ्ट भी व्यू बनाएगा, राइट भी बनाएगा। तो ये क्या है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये छवि इंडिकेट कर रही है एंगुलर पर्सपेक्टिव्स को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कोणीय परिक्षेपण को यह चित्र इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन इज यूज टू इंडिकेट द ट्रू शेप ऑफ एन इंक्लाइंड सरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्शन एक इंक्लाइंड सरफेस के सही आकार को इंगित करता है। तो जो ऑक्सिलरी प्रोजेक्शन होता है इज मेनली यूज टू इंडिकेट द ट्रू शेप ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्सिलरी प्रोजेक्शन या फिर सहायक प्रोजेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। एक चित्र दिया गया है तो चित्र को आप देखकर क्या बता सकते हैं कि इमेज है किसको इंडिकेट कर रही है। तो चित्र को देखने से पता चल रहा है कि जो दीवार बनाई गई है वो ईंटों से बनाई गई है, तो ये इंडिकेट कर रही है स्टोन लिंटल्स। तो दी गई छवि क्या इंडिकेट कर रही है, पत्थर की चौखट है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द टर्निंग पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुड़ावदार सीढ़ी का प्रकार नहीं है। जो मुड़ावदार सीढ़ी का प्रकार, जो सीधी सीढ़ियाँ होती है, जो स्ट्रेट स्टेयर्स होती है, वो एक टर्निंग पेयर नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कोई घुमाव नहीं होता, वो सीधी सीढ़ियाँ होती है, तो इसलिए बोलते हैं हम उसको स्ट्रेट स्टेयर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज द वर्क डन इन राइजिंग 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मैं डी से डिनोट कर देता हूँ या एस से भी डिनोट कर सकते हैं आप। और फोर्स किसके बराबर होती है, एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, तो इनटू में डी। तो यहाँ हमें मास भी दिया हुआ है और जी की वैल्यू हम ले सकते हैं 9.8 और डिस्टेंस भी दी हुई है। तो एम की वैल्यू दी गई है 200 और जी की वैल्यू लेते हैं हम 9.8 और जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है 6। तो इनको हम कैलकुलेट आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा 11,760। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है और फोर्स इज इक्वल टू होता है एम जी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ एम की वैल्यू दी गई है 200 kg, जी की वैल्यू है 9.8 और डिस्टेंस डी या डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो इतना आएगा, इतने जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विनाइल वॉल कवरिंग थ्रू द रिकमेंडेशन फॉर द हाई ट्रैफिक एंड पब्लिक एरिया। उच्च यातायात सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए कौन सी विनाइल वॉल कवरिंग की स्तुति की जानी चाहिए। जो टाइप 2 वॉल होती है, जो मेनली यूज फॉर कवरिंग फॉर द रिकमेंडेशन फॉर द हाई ट्रैफिक एंड द पब्लिक एरिया। जो प्रकार 2 है या टाइप 2 है वो यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरिंग could be installed easily and least expensively in the kitchen room। निम्नलिखित में से किस फ्लोरिंग को आसानी से और कम कीमत में रसोई घर में लगाया जा सकता है। तो जो सेरामिक टाइल्स होती है वो बहुत ही सस्ती होती है और उसको आसानी से हम जो फ्लोर होता है, जो रसोई का जो फ्लोर होता है किचन रूम के अंदर, हम आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्च टाइप हैज़ 3 ओवरलैपिंग रिंग्स। निम्नलिखित में से किस प्रकार के आर्क या मेहराबों में 3 प्रकार की ओवरलैपिंग रिंग होती है। जो ट्रीफाइल आर्क होती है या ट्रीफॉयल जो आर्क होती है उसमें क्या होता है, जो 3 ओवरलैपिंग रिंग उसके अंदर पाई जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। एक चित्र दिया गया है तो चित्र को आप देखकर क्या पहचान सकते हैं कि आदमी मान लो यहाँ से एंटर करेगा, जैसे कि आपने कहीं पार्क में घूमने गए या कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में घूमने गए, तो इस दरवाजे को धकेलेगा और आगे निकल जाएगा धकेलता हुआ दूसरी तरफ। तो ये क्या है कि रिवॉल्विंग डोर है, जो कि ऐसा दरवाज़ा है जो घूमता हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो दी गई छवि किसको इंडिकेट करती है, रिवॉल्विंग डोर को, घुमावदार दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विंडोज इज प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग सरफेस ऑफ ए पिच्ड रूफ। निम्नलिखित में से कौन सी खिड़की एक छत की स्लोपिंग सतह में लगाई जाती है। तो जो स्काई लाइट विंडो होती है इज़ मेनली यूज is provided on the sloping surface of the pitched roof।
या रोशनदान की जो खिड़कियाँ हैं एक छत की स्लोपिंग सतह में लगाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए टीक वुड क्यूब एंड ईच साइड has a length of 1 meter. The density of the teak wood is 0.9 into 10 raised to power 3 kilogram meter cube. What is the mass of the cube? हिंदी में पढ़ देता हूँ पहले। एक सागौन की लकड़ी के घन की प्रत्येक दिशा की लंबाई 1 मीटर है। सागौन की लकड़ी का जो घनत्व है वो 0.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो घन का द्रव्यमान क्या होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से जब हम मास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी दी गई है हमें वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो डायमेंशन दी गई है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू कितनी होगी? 1। और डेंसिटी की वैल्यू आपको दी गई है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो मास आएगा वो आएगा 900 kg। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम निकालना, डेंसिटी हमें दी गई है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए साइड का क्यूब कह सकते हो या लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो डायमेंशन उसकी दी गई है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज यूज फॉर टाइट ऑन स्पेस। निम्नलिखित में से कौन सा हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग कम जगह वाले स्थानों के लिए किया जाता है? तो जो पैक्ड हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम होता है इज़ मेनली यूज फॉर द हीटिंग एंड द वेंटिलेशन एंड फॉर द एयर कंडीशनिंग सिस्टम मेनली यूज फॉर द टाइट ऑन द स्पेस। कम जगह वाले स्पेस में इसको यूज किया जाता है, जो पैक्ड हीटिंग एंड द कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उससे पता चलता है कि एक ब्रश है, और कैसी ब्रश है? उसके अंदर एक कुछ मेटल या धातु लगी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं वायर ब्रश। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, या तारा वाली ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर टाइप इज मेड फ्रॉम द लिनसीड ऑयल। निम्नलिखित में से कौन सा फर्श का प्रकार अलसी के तेल से बनाया जाता है? तो जो लिनोलियम होता है, जो लिनोलियम ऑयल होता है इज़ मेनली यूज, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जो अलसी के तेल का इस्तेमाल उसकी फर्श के ऊपर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो जो ग्रीन सीमेंट होती है या हरी जो सीमेंट होती है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.4। पानी में प्रकाश की गति कितनी होगी यदि उसका अपवर्तन सूचकांक 1.4 हो? तो जैसा कि आप जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी इंटू, ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया था स्पीड ऑफ द लाइट, मतलब सी की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या हो जाएगा? जो वी है वो क्या है कि स्पीड ऑफ द लाइट। तो ये क्या होती है 3 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 8, और नी की वैल्यू दी गई है 1.4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 2.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। जो इमेज है वो क्या इंडिकेट करती है, दी गई छवि है वो क्या इंडिकेट करती है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो चार तरह की जो चार डायरेक्शन से पाइप आ रही है आपस में एक जगह कनेक्टेड है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रॉस। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वाटर फ्रॉम द ह्यूमन फीस विद फ्लश वाटर कॉल्ड। मानव मल के साथ फ्लश किए गए पानी को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है भूरा पानी या ब्राउन वाटर। जैसा कि आप जानते होंगे जब लैट्रिन के अंदर जो फ्लश का हम उपयोग करते हैं, जो मड होता है जो ह्यूमन का या मानव का जो मल होता है वो नीचे चला जाए ज़मीन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ब्राउन वाटर। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कोल्ड बेंडिंग रेडियस। कोल्ड बेंडिंग रेडियस का सूत्र क्या है। तो कोल्ड बेंडिंग रेडियस का जो सूत्र होता है वो होता है 10 इंटू में आउटसाइड डायमीटर, 10 गुणा में जो भारी व्यास होता है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रपोजिशन ऑफ यूजिंग लाइट इन योर होम। घर की रोशनी में उपयोग किए जाने वाले प्रस्ताविकी क्या है। जो 80% ओवरहेड एंड 20% फ्री स्टैंड एंड टेबल लैम्प, ये प्रपोजिशन होता है जो लाइट का जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग का उद्देश्य क्या है। तो फॉल्स सीलिंग का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है ध्वनि रोधन या साउंड इंसुलेशन। करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल एक्सपर्टाइज इज टू नो द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑप्शन एंड गिव क्रिएशन सॉल्यूशन टू द स्पेस दे यूज फॉर द डिजाइन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी विशेषता विकल्पों की विशाल श्रेणी को जानने और डिजाइन करने वाले स्थान के ऊपर रचनात्मक समाधान देने के लिए किया जाता है। तो जो इंटीरियर डिजाइन होता है वो मेनली एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज के द्वारा बनाया जाता है कि जो मतलब वहाँ की क्रिएटिविटी दिखाई जा सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग 3D सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज फॉर द इंटीरियर डिजाइनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा 3D सॉफ्टवेयर व्यापक रूप से इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग जो हम बनाते हैं, जैसा कि आपने कहीं देखा होगा, तो किसी भी चीज़ को लुक देना है, किस तरीके से लुक देनी है, उसके लिए एक 3 डायमेंशनल डिजाइनिंग पहले ही तैयार की जाती है। तो वो तैयार की जाती है ऑटोडेस्क होम स्टाइलर के अंदर। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। तो ये सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं फॉर द इंटीरियर डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। तो दिया गया चित्र है या छवि वो किसको इंडिकेट करती है। तो ये है वायर क्रिम्पर। तो ये वायरों को काटने के लिए काम में लाया जाता है। एक तरह के प्लायर जो होता है उसी तरह का होता है ये। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंगल फेज वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी यूज फॉर द डोमेस्टिक अप्लायंसेस इन द इंडिया। भारत में घरेलू उपकरणों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो सिंगल फेज की जो वोल्टेज और आवृत्ति है वो क्या होती है। भारत के अंदर जो घरेलू उपकरण होते हैं उसको चलाने के लिए 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंगल फेज के लिए सफिशिएंट होती है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो इस रेंज की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर वो काम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द गिवन फिटिंग इज़ यूज टू अवॉइड द शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए दी गई फिटिंग में किसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि जो घरों में हम MCB या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का हम यूज़ करते हैं, जैसे ही हमारे घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कोई ओवरलोडिंग हो जाती है तो MC क्या है
ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है और बाकी उपकरण हमारे घर के वो सेफ रहते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन EMF सोर्स ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू प्योरली रेजिस्टिव लैम्प एंड ए करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोन थ्रू इट। If all the wires are resistance free then what will be the resistance of the lamp? 12 वोल्ट EMF का एक स्रोत है जो पूर्ण रूप से प्रतिरोध दीपक से जुड़ा हुआ है। 3 एम्पियर का करंट इसके माध्यम से प्रभावित होता है। यदि सभी तार प्रतिरोध मुक्त है तो दीपक का प्रतिरोध क्या होगा? तो जैसा कि आप ओम्स लॉ के अनुसार जानते हैं, जो वोल्टेज होती है वो इज इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस होता है। तो V इज इक्वल टू वोल्ट, I इज़ द करंट और R इज़ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा V/I। तो वोल्टेज की वैल्यू दी गई है 12 और करंट की वैल्यू दी गई है 3, तो 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 4 ओम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन से जो टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे। अब हम नॉन टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई बच्चा अगर अदर स्टेट का है जो हरियाणा का नहीं है तो उसके लिए ये जो 40 क्वेश्चन है टेक्निकल क्वेश्चन है वही सफिशिएंट है। अदरवाइज जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो उसके लिए कम बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कोई अदर स्टेट का साथी हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम या इंस्ट्रक्टर की अगर तैयारी कर रहा है तब उसके लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं जो नॉन टेक्निकल पार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुरू में इसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नॉन टेक्निकल पार्ट में मैंने पहले ही बताया था आपको, हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंडिया जीके, सब तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो जो येलो कलर से जो इंडिकेट किए गए हैं वो इनके आंसर हैं। एक वचन, मुहावरे, ये सब चीज़ें पूछेगी, बहुत ही आसान चीज़ें होती है। अब हिंदी के बाद इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो गए। आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चनों को आराम से देख सकते हैं।
तो साथियों, ये थे नॉन टेक्निकल पार्ट के 50 क्वेश्चन। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।